1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप एकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मौसम एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेडेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सबस्टेंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगह आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा का कहना है कि ये सिचुएशन एक बैटल अगेन टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे उसे सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन एकलौते हैं जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये है कि जापान में ही इतने सारे भूकंप और सुनामी क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये है कि जापान इन डिजास्टर को कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही भूकंप अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में आए इस भूकंप को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कोई भी जमीन जिसके तीनों तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थ को एक एपिक सेंटर यहाँ लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से ये करीब 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस भूकंप को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि जापान में ही इतने भूकंप क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर हैं जो वो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती हैं। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कॉन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल दर साल, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप देखने को मिलते हैं। तो जो देश जो एरिया दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर बसा है जहाँ पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यही सबसे बड़ी वजह है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखे जाने के पीछे। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है। पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वॉल्केनोज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक यही चीज
बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इन बाउंड्री पर मौजूद है वहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक की। जैसे कि अगर आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है जहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। इसलिए नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक आते हैं, दिल्ली के आसपास के रीजन में उनका मोस्ट केसेस में एपिसेंटर जो होता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही मौजूद होता है। इसे आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से जहाँ रेली ही कोई अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी कोई अर्थक्वेक आते नहीं है, लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहाँ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और जब अर्थक्वेक आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते और उनके पीछे वजह ये है जैसे कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक प्लेट टकराकर दूसरे के नीचे घुस जाती है या फिर डाइवर्जन बाउंड्री जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जब पैरेलली दो प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे भयानक भूकंप आते हैं और जो पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री एक कन्वर्जन बाउंड्री है और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन। और ऐसा जब होता है ना, डायग्राम में देखो, समुद्र के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये ट्रेंचेस समुद्र के अक्सर सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सी बेड से ये 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर मरियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र का। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते हो वो ये कि जापान देश के बगल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8.5 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतने गहरे समुद्र के इतने पास बसे हैं। इस नक्शे को देखिए, ये मैप आपको दिखाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समुद्र की डेप्थ कितनी है। जितना लाइट कलर समुद्र की डेप्थ उतनी ही कम है और जितना डार्क कलर उतना ही ज़्यादा गहरा है समुद्र। अधिकतर देशों के आसपास देखो, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, अफ्रीका की कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन, लाइट कलर मौजूद है। लेकिन जूम करके अब जापान के पास देखो, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है यहाँ पर। ये है जापान ट्रेंच और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनस की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है और इसी की वजह से सुनामी अगर कहीं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्ट लाइन इस ट्रेंच के बहुत करीब है। इसका मतलब सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज़्यादा समय नहीं रहता। इसी रीज़न से सबसे ज़्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हर्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हर्बर वेव। हर्बर वेव का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया, क्योंकि जापान में ही इतने सुनामी देखने को मिले। जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया और वहीं से ही लोगों ने इसे यूज करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनस भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद इसी वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है। अर्थक्वेक और सुनामी के डिजास्टर के डैमेज को कंट्रोल करने में भी एग्जैक्टली यहाँ पर कर क्या रहा है जापान। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड हैं। सबसे लोवेस्ट वाला है ताइशिन स्टैंडर्ड।
इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंगों के पिलर्स की, दीवारों की, बीन्स की, ताकि जब भूकंप आए और उससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेसिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है साइशिन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंगों के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाओ, जिससे कि भूकंप के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर्स के मैट्स लगाओ। रबर के मैट्स अक्सर भूकंप की वाइब्रेशन को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका, जो सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है, मैनशिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती है ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले। ग्राउंड के कंपैरिजन में ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद ये आइकॉनिक टावर स्काई ट्री नाम से, इसमें भी यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरे शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेसिडेंट बिल्डिंग है। जब 2011 में भयानक तोहोकू भूकंप आया था जापान में, 9.0 मैग्नीट्यूड था उस भूकंप पर। इस बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आई थी। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई तरकीबें अपनाई हैं, हालांकि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी भूकंप वाली रही हैं। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, ढेर सारी पेड़ों की प्लांटेशन करना, सुनामी की ताकत को रोकने के लिए कोस्टल डाइक्स बनवाई, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। ये बड़ी ही लंबी लंबी पत्थरों की बनी ये चीजें हैं। ये डाइक बनाना काफी महंगा होता है, लेकिन सुनामी का इम्पैक्ट कम करने में सक्सेसफुल रहती है। इसके अलावा सुनामी वैक्यूएशन टावर बनाए गए हैं, जिन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बड़ा रिस्क है सुनामी आने का। वैक्यूएशन का ज्यादा टाइम नहीं है तो लोग इन टावर में चले जाएं। एक हाई पॉइंट पर पहुंचकर सुनामी से बचे रहेंगे। इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है। वैक्यूएशनल ड्रिल्स करी जाती है, लोकल लोगों को रेगुलरली ड्रिल्स कराई जाती है कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवारें बनाई हैं, सी वॉल्स। जापान की 22,000 मील लंबी कोस्ट लाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कॉन्क्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती हैं, जैसे कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखिए। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था वो जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था, और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गए, जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई जो पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर फैली। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी जापान के इतिहास में बहुत खतरनाक रहा था। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद इनकी सरकार ने अपने स्टैंडर्ड को और स्ट्रिक्ट बनाया। थैंक्सफुली इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।